Hello my dear students, my name is Swarnlata, your one and only chemistry educator from सीतामढ़ी। आज हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट 7 को लेकर आए हैं जिसमें हम लोग करेंगे राउल्ट्स लॉ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड मीन्स व्हेन both the components are volatile, तो each component के जो वेपर प्रेशर होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। यानी राउल्ट्स ने दो केस में इस लॉ को दिया, एक फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट्स मीन्स बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल, जब दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल होंगे वेपर फॉर्मिंग होंगे तब उन्होंने कहा इस केस में द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of each component. It means राउल्ट्स ने रिलेशन दिया बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। उन्होंने पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के रिलेशनशिप को बताया कि इफ बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, अगर एक आप अल्कोहल ले लें और एक आप वाटर का कॉम्बिनेशन कर दें, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, तो अगर हम सॉल्वेंट को वोलेटाइल लेते हैं तो उनका कहना था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा और पार्शियल वेपर प्रेशर जो बी का होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम डालेंगे, वो कांस्टेंट होगा पीए स्टैंडर्ड एक्सए और यहां पे हो जाएगा पीबी स्टैंडर्ड एक्सबी। ठीक है, अब यहां है कि व्हाट इज पीए स्टैंडर्ड, व्हाट इज एक्सए, व्हाट इज पीबी स्टैंडर्ड एंड एक्सबी। तो देखिए पीए रिप्रेजेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, पीबी रिप्रेजेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, XA रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, XB रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। व्हाट इज पीए स्टैंडर्ड? देखिए पीए स्टैंडर्ड जो है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मींस व्हाट? यानी जब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है, उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं मिला है, यानी एक कंटेनर में आप इंडिविजुअली वाटर को रखे हैं, इंडिविजुअली आप अल्कोहल को रखे हैं। अब अल्कोहल का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसका प्योर फॉर्म का होगा और जब अकेले वाटर होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो उसका प्योर फॉर्म होगा। ठीक है, यानी जब हम सॉल्यूशन के केस में जब दोनों को मिक्स कर देंगे तब जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा ए और बी का अलग अलग, दैट इज पीए एंड पीबी। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पीए स्टैंडर्ड और पीबी स्टैंडर्ड प्योर फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, वो आपको दी हुई होगी, और पीए और पीबी जो है दैट डिपेंड अपॉन द XA और XB। अगर XA या XB वेरी करेगा तो PA और PB भी वेरिएबल हो जाएगा। इट मीन्स कि ये PA और PB डिपेंड्स अपॉन XA एंड XB, लेकिन PA स्टैंडर्ड और PB स्टैंडर्ड जो होगी उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। सो PA स्टैंडर्ड is the partial
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और पीबी स्टैंडर्ड इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है, तो ये राउल्ट्स का कहना था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का is directly proportional to the mole fraction of each component at a given temperature. According to Dalton's law of partial pressure, P क्या होगा? P is the sum of partial pressure of A and partial pressure of B. अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी रिलेशनशिप को और आगे डिराइव करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, P is equals to PA plus PB. What is PA? अभी हम लोगों ने देखा था PA is PA standard XB. So यहाँ पे हम यहाँ पुट करेंगे PA standard XA और PB क्या है हमारा, PB standard XB. ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं XA plus XB is equals to 1, तो therefore XA is equals to 1 minus XB and XB is equals to 1 minus XA. After putting this value, PA standard into 1 minus XB plus PB standard XB, क्या होगा हम लोगों के पास, PA standard minus PA standard XB plus PB standard XB. आप यहां से कॉमन ले लीजिए XB को, we get PA standard minus PB standard. So Raoult's law for volatile component may be written in this form also. ठीक है, इसको हम लोग एक और फॉर्म में ला सकते हैं जहां हम लोग XB नहीं जान के XA की वैल्यू जानेंगे। आप बोले मैम ये करने से फायदा क्या है? इसको करने से फायदा है, फायदा ये होगा आप लोगों को कि अगर आपके पास PA स्टैंडर्ड, PB स्टैंडर्ड और सिर्फ XB की वैल्यू भी पता होगी तो आप सॉल्यूशन को बना सकते हैं। सिमिलरली इसी इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर दें, P is equals to PA plus PB means PA standard XA प्लस PB स्टैंडर्ड XB। अब आप यहां XB के जगह पर 1 माइनस XA कर लें, ये होगा PA स्टैंडर्ड XA प्लस PB स्टैंडर्ड माइनस PB स्टैंडर्ड XA। अब इन दोनों में आप XA कॉमन ले लें एंड इट बिकम PA स्टैंडर्ड माइनस PB स्टैंडर्ड प्लस PB स्टैंडर्ड and thus we get partial vapor pressure of total solution. ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म में भी आप राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट को लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक फॉर्म तो हम लोगों ने लिखा ही PA स्टैंडर्ड XA प्लस PB स्टैंडर्ड XB, इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी आउट ऑफ द टू कंपोनेंट एक जो कंपोनेंट होगा ना वो आपको नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा, मीन्स वो वेपर फॉर्म नहीं करता होगा। जैसे अगर इस कंटेनर में सिर्फ प्योर वाटर है तो ऑल कंपोनेंट्स, इसके जो पूरे जो सरफेस है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, वो सिर्फ सरफेस पे ही होता है, तो सरफेस के सारे कंपोनेंट वेपर फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया जाए तो सरफेस पे एक कंप्रेशन होगा नीचे की तरफ और जो कंपोनेंट होंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, सॉल्वेंट के कुछ पार्ट नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट है वो कैप्चर कर लिए होंगे। जब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसको कैप्चर करेंगे तो जो टोटल सॉल्यूशन आपका निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल कंपोनेंट के वेपर से निकलेगा, वेपर प्रेशर से।
क्योंकि सॉल्यूट तो आपको वेपर फॉर्मिंग ही नहीं है, वेपर फॉर्म ही नहीं करेगा, दे आर नॉन वॉलेटाइल। तो यहां जो हम लोग करते हैं कि P इज द सम ऑफ Pa प्लस Pb, ये तब होता है व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल। ए भी बनाता है वेपर, बी भी बनाता है वेपर। यहां क्या हो रहा है, यहां सिर्फ एक कंपोनेंट यानी जो सॉल्वेंट है वही बना रहा है वेपर, सॉल्यूट जो है वो बना नहीं रहा। जब वो बना नहीं रहा तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इज ओनली डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट, P ओनली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वो तो सिर्फ सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे तो करेगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, और वो सरफेस पर एक प्रेशर दे रहा है, तो सरफेस के जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं उनको इवेपोरेट होने में भी दिक्कत हो रही है। तो जितना उनको वेपर बनाना चाहिए था उससे वो क्या करेंगे, कम बनाएंगे। तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि सॉल्यूट का कुछ पार्ट जो है वो सॉल्वेंट का कुछ पार्ट जो है सॉल्यूट कैप्चर करता है जो नॉन वॉलेटाइल है। तो कम पोर्शन ही आपको सरफेस के होते हैं सॉल्वेंट के जो वेपर बना पाते हैं। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। अगर ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें नहीं होते तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता। दूसरी बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आ गया तो टोटल प्रेशर तो इन दोनों का सम है और एक कंपोनेंट वेपर बना ही नहीं रहा है, तो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा ना, तो टोटल जो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी वो प्योर फॉर्म से कम हो जाएगी। यानी अगर सिर्फ इसमें वाटर होता तो सारे पार्ट जो है वो आपको वेपर बनाते हैं। अब क्या है, कुछ पार्ट ही सरफेस के हैं जो आपको वेपर फॉर्म कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है, देयर इज लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग देखेंगे कि when non-volatile solute is added to the pure solvent क्या होगा। यानी हम लोग करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है कि चूंकि पहले हम लोग देख रहे हैं कि when non-volatile solute is added to pure solvent, some part of solvent is captured by that non-volatile solute, so the vapor pressure of solution decreases from the vapor pressure of pure solvent and there is lowering of the vapor pressure। ठीक है, जो प्योर फॉर्म में है, जब सिर्फ वाटर है तो सारे कंपोनेंट जो सरफेस के कंपोनेंट है वो इवेपोरेट हो रहे हैं। अब जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया या फिर अगर उसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम डालते हैं तो भी वो वॉलेटाइल वो पार्ट होता तो फिर पूरा का पूरा सरफेस पूरा कंपोनेंट वेपर बनाता। लेकिन अब क्या हो गया, वहां पे कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया जो वेपर नहीं बना रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगी, कम हो जाएगी। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगी तो वो किसकी वजह से कम हुई, क्योंकि वहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला गया। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो स्टेटमेंट है वो ये है, राउल्ट्स लॉ फॉर non-volatile solute states that the total vapor pressure of solution is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of solvents. ठीक है ना? क्या स्टेटमेंट है इनका? राउल्ट्स लॉ का कहना है कि जब नन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में, राउल्ट्स लॉ फॉर नन वॉलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट the total vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of solvent only, यहां ऊपर में आप लिख लेंगे at a given temperature, टेम्परेचर यहां फिक्स होगी, at a given temperature. Raoult's law for non-volatile solute states that volatile के केस में क्या होगा, ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहां तो सॉल्यूट वेपर बना ही नहीं रहा है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, सॉल्यूट पे तो डिपेंड ही नहीं करना है वेपर प्रेशर को, तो वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। यानी अब जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA ओनली। ठीक है, अब लोगों ने वोलेटाइल कंपोनेंट के केस में पढ़ा कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB एंड द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ PA प्लस PB। यहाँ क्या है, यहाँ टोटल प्रेशर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट ओनली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सॉल्यूट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है वो, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करें, दैट ओनली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो फिर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालेंगे, दैट इज PA स्टैंडर्ड XA। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिराइव करेंगे, PA स्टैंडर्ड XA को हम लोग 1 माइनस XB लिख सकते हैं, बिकॉज XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है। आगे इसको हम लोग और अगर लेके जाएंगे, देन इट बिकम P इज इक्वल्स टू PA स्टैंडर्ड माइनस PA स्टैंडर्ड XB। इसको फिर और आगे लेके जाते हैं, इसको यहां लेके आएंगे PA स्टैंडर्ड XB, दैट बिकम PA स्टैंडर्ड माइनस P, तो XB हो जाएगा PA स्टैंडर्ड माइनस P बाई PA स्टैंडर्ड। दिस इज द मेन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का अगर स्टेटमेंट आपको पूछेगा ना, तो आप इसी एक्सप्रेशन को फाइनली ले, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधे होता है कि स्टेट राउल्ट्स लॉ, जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें स्टेट राउल्ट्स लॉ, तो फिर वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई हम वोलेटाइल कंपोनेंट वाला स्टेटमेंट दें या नॉन वोलेटाइल वाला ये स्टेटमेंट दें, या फिर अभी जो आप स्टेटमेंट लिखवाने जा रहे हैं वो दें। तो अभी जो स्टेटमेंट अभी हम लिखवाएंगे आपको वही स्टेटमेंट यहां पर देना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि XB इक्वल्स टू PA स्टैंडर्ड माइनस P बाई PA स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहां जो स्टेटमेंट हम लोग देंगे, आपको अगर सिंपली बोलेगा स्टेट राउल्ट्स लॉ, तो आप बोलेंगे फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द रिलेटिव लोअरिंग, अभी आपको बता रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute at a given temperature। यानी आपका जो स्टेटमेंट होगा राउल्ट्स लॉ का वो क्या होगा कि फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आप वोलेटाइल कंपोनेंट वाला डेफिनेशन ही नहीं देंगे, आप डिफाइन करेंगे इसको, स्टेटमेंट देंगे आप फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। यहां पे देखिए क्या है, ये जो फॉर्मूला हमारा आया वो क्या आया, वो हमारा आया PA स्टैंडर्ड माइनस P अपॉन PA स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू XB। यही है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि देखिए इसको क्यों बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग, सबसे पहले आप देखिए PA स्टैंडर्ड क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है। P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपने अभी देखा कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि अगर ये प्योर वाटर है, दिस इज द प्योर वाटर, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पीए स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या किया गया, ये जब वेपर बनाया और इसका जो वेपर प्रेशर हो गया वो पीए स्टैंडर्ड हो गया। अब इसमें जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला तो हम लोगों ने क्या देखा, सरफेस के बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से कैप्चर हो गए, तो वेपर जो बनेगा वो कम बनेगा। यानी अब सॉल्यूशन जो बन गया उसका वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, इस प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, क्योंकि इसमें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया जो वेपर उसको बनाने नहीं दे रहे हैं, तो कम वेपर बन रहा है, तो वेपर प्रेशर भी इसका कम हो रहा है। तो पीए स्टैंडर्ड यानी प्योर वाटर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो पीए स्टैंडर्ड माइनस पी हियर नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और जब उसको डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग किससे, पीए स्टैंडर्ड से, then it is known as, means PA standard minus P by PA standard is known as relative lowering in vapor pressure। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, relative lowering in vapor pressure। आई थिंक आप लोगों को राउल्ट्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये वो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अब हम स्टेटमेंट यही देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये जो पीए स्टैंडर्ड माइनस पी बाई पीए स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू एक्सपी है, इसको जब हम लोग आगे डिराइव करते हैं तो ये होता है पीए स्टैंडर्ड माइनस पी बाई पीए स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी। इसके न्यूमेरिकल को हम लोग इसी फॉर्म में करते हैं, लेकिन इस फॉर्म में करने के लिए आप देखेंगे कि मोस्ट न्यूमेरिकल्स में ना डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके एनबी को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो हम आपको एक सिंपल फॉर्म इसका, इसी सेम इक्वेशन का सेम फॉर्म डिफरेंट फॉर्म तरीके से आपके पास लाएंगे, और वो इक्वेशन इसी का फॉर्म होगा, डिराइव्ड फॉर्म होगा, उसको आप डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड किसी भी सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे वो सही होगा। क्योंकि इस केस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि मैम कब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके एनबी नेग्लेक्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे, और थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाएगा अगर आप एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दें जहां डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड का कोई केस ही नहीं रहेगा और वो दोनों केस में सेम तरीके से अप्लाई होगा। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग द इक्वेशन। देखिएगा इसी इक्वेशन को आगे डिराइव किया गया है, रिवर्सिंग द इक्वेशन। जब आप इक्वेशन को रिवर्स करेंगे यू विल गेट पीए स्टैंडर्ड अपॉन पीए स्टैंडर्ड माइनस पी, दैट इज एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे जब लिखते हैं तो ये होगा पीए स्टैंडर्ड अपॉन पीए स्टैंडर्ड माइनस पी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी, ठीक है। जब हम लोग इसको और आगे लेके जाएंगे और आगे जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये होगा पीए स्टैंडर्ड ऑन पीए स्टैंडर्ड माइनस पी इज इक्वल्स टू एन ए बाई एन बी प्लस वन को इधर लाएंगे, इट बिकम पीए स्टैंडर्ड बाई पीए स्टैंडर्ड माइनस पी माइनस वन इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। पीए स्टैंडर्ड माइनस पी को यहां कॉमन लेंगे, दिस इज पीए स्टैंडर्ड माइनस पीए स्टैंडर्ड माइनस पी इज इक्वल्स टू एन ए बाई एन बी। इसको फिर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये क्या होगा आपको, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स P अपॉन पीए स्टैंडर्ड माइनस P इज इक्वल्स टू एन ए बाई एन बी। अगेन रिवर्सिंग द इक्वेशन, क्या हो जाएगा ये पीए स्टैंडर्ड माइनस P अपॉन P इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। दिस इज द इक्वेशन and this is the equation which is derived from what,
पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी बाई पी ए स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी अगर आप किसी न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं या उसी फॉर्मूला को आप P इज इक्वल्स टू पी ए स्टैंडर्ड एक्से से सॉल्व कर रहे हैं या उसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, आपका हर बार आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को आगे इलैबोरेट किया गया, डिराइव किया गया, देन वी गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ एक्स बी हो जाएगा वो। ठीक है, एन बी मीन्स एन बी बाई एन ए प्लस एन बी मीन्स एक्स बी, तो आप वो डालें या फिर ऐसे लिखें ये। और इसी को जब डिराइव किया हमने यहाँ से इस फॉर्म में आते हुए, तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिला। तो न्यूमेरिकल इससे भी बनेगा सेम ही क्वेश्चन का, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जो इस फॉर्म में जब हम करते हैं तो हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करके इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो कंफ्यूजन होती है कब डाइल्यूट ले कब कंसंट्रेटेड ले, तो हम करेंगे ही नहीं, इसका यूज ही हम नहीं करेंगे और हम इसी के इस फॉर्म का यूज करके इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब राउल्ट्स लॉ को एक बार फिर से, फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और अगर टोटल प्रेशर निकालना होगा तो इट बिकम द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड के केस में आएंगे तो दो तरीके से स्टेटमेंट होगी। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स ओनली एट द गिवन टेम्परेचर, और उसको जब मॉडिफाइड फॉर्म में स्टेट करेंगे तो जो लास्ट स्टेटमेंट आप लोग को लिखवाया गया था कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी बाई पी ए स्टैंडर्ड, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यही स्टेटमेंट आपका एक्यूरेट स्टेटमेंट होगा अगर आपसे सिर्फ राउल्ट्स लॉ कहता है। अगर ये पूछता है कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, तब तो आप वो लिखेंगे, लेकिन राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल अगर बोलता है तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो वोलेटाइल कंपोनेंट के केस में हम लोगों ने जो फॉर्मूला किया उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए है। फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट देखिएगा, वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ये फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, तो एक ग्राफ है विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ग्राफ, बहुत समझ में नहीं आता है क्योंकि ग्राफ हम लोग क्या करते हैं जनरली ऐसा बनाते हैं, इधर एक प्लॉट पे एक रहता है, इधर एक प्लॉट पे एक रखा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आ गया, इनवर्सली है तो वो कर्व में आया, कुछ भी। यहाँ आपको जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, दोनों तरफ से खड़ा रहेगा। यहाँ एक्स बी इज इक्वल्स टू 0 से एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है। फ्रैक्शन है तो बिटवीन 0 to 1 ही वैल्यू होगी, और x से इधर 0 से लेके x से इधर 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना, दो ग्राफ को एक साथ कंबाइन किया गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वाले केस में। यहाँ क्या किया गया है, अगर आप B को लेते हैं मोर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, तो वो एज ए सॉल्वेंट ट्रीट कर सकते हैं आप उसको, अगर एज ए सॉल्यूट ट्रीट करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी वगैरह की बुक में, किसी भी बुक में ये एज अ मोर कंसंट्रेशन ही दिखाया जाता है। इसलिए जो ग्राफ प्लॉट हम कर रहे हैं उसमें अगर ये वाला प्लॉट, ये वाले प्लॉट में मोल फ्रैक्शन 0 to 1 इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, ये जो आपको प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करेगा 0 to 1, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी बहुत कम है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी बढ़ रही है इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका बढ़ रहा है, और फाइनली यहाँ ये XB1 है यानी प्योर फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा ये इसके प्योर फॉर्म का होगा। समझ में आई बात? यानी हम लोगों ने देखा PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, तो अगर XB इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस स्ट्रेट लाइन, तो XB भी तो इंक्रीज करेगा ना। तो यहाँ कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे जहाँ पे XB प्योर फॉर्म मतलब प्योर कंसंट्रेशन फॉर्म है, तो वहां प्योर फॉर्म में PB स्टैंडर्ड होगा प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर,
और ये जो प्लॉट आएंगे वो प्लॉट होंगे पीबी इज इक्वल्स टू पीबी स्टैंडर्ड एक्सबी। तो दिस प्लॉट रिप्रेजेंट कि पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी है। अब क्या है, अब यहाँ आप एक्स ए को लीजिए। एक्स ए के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स ए आपको 0 है। इस कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। आपको क्लियर रहेगा कि किसके लिए कौन सा प्लॉट हुआ है। तो अब जब हम लोग देखेंगे फॉर एक्स ए, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स ए 0 है, यानी बहुत कम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। इसको लेस क्वांटिटी में लिया गया है, मतलब इसको एज अ सॉल्यूट यहाँ लिया गया। ग्राफ में आपको ऐसा ही दिखेगा, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो एक्स से बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या हो गया, प्योर फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे जो होगा वो पीए स्टैंडर्ड होगा, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो दिस कंप्लीट प्लॉट रिप्रेजेंट्स पीए, दैट इज पीए स्टैंडर्ड एक्सए। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक्सबी 0 से 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहां जब प्योर फॉर्म में आ जाएगा तो प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर को क्या बोलेंगे, उसका पीबी स्टैंडर्ड। एक्सए के केस में दैट इज पीए स्टैंडर्ड। तो ये प्लॉट हो गया पीए का, ये प्लॉट हो गया पीबी का। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगी वो तो दोनों को ऐड करने से आएगी। तो यहां से यहां जब हम प्लॉट को मिलाएंगे तो दिस बिकम पीए प्लस पीबी, ठीक है। यहां पे आप देखिएगा ये पीए भी बढ़ रहा है, पीबी भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों का जब सम करेंगे तो दैट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट। ये ग्राफ है आपको राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। और जो इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं दिस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो इस ग्राफ को हम लोग फिर से आइडियल सॉल्यूशन के केस में भी पढ़ेंगे जब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है, उनके ग्राफ को पढ़ेंगे, उनके कॉज को पढ़ेंगे, उनके कंडीशन को पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी इस पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम लाए हैं जिससे आपको एक और कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। क्योंकि हम लोग जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वो फॉर्मूला हमारा लिक्विड फेज का होता है। जो हम एक्स बी को लिखते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स ए को लिखते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ हम लोग वेपर फेज के केस में मोल फ्रैक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी देख लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करेंगे। किसी एक कंपोनेंट को सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट ले लेंगे। देखिए कम अमाउंट में जो लिया होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग क्लोरोफॉर्म को लेने वाले हैं सॉल्यूट। बी क्या है यहाँ पे CHCl3, और ए यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, और डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन और मीथेन मतलब CH2, क्योंकि CH4 का 2H 2 क्लोरीन से रिप्लेस हो गया है। तो ये इसकी फॉर्मूला है। तो यहाँ बी हम क्लोरोफॉर्म को ले रहे हैं, ए हम डाइक्लोरोमीथेन को ले रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या क्या गिवन है यहाँ पे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर दिस एंड दिस। फिक्स टेम्परेचर पे दोनों के प्योर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर गिवन है। मीन्स आपको क्लोरोफॉर्म का गिवन है, मीन्स पीबी स्टैंडर्ड इज 200 mm ऑफ Hg, और डाइक्लोरोमीथेन मीन्स पीए स्टैंडर्ड इज 415 mm ऑफ Hg। दिस आर गिवन। अब आपको क्या गिवन है, मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब WB इज गिवन, दैट इज 25.5 ग्राम, और WA इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 40 ग्राम। आपको करना क्या है, दोनों का मोलर मास पहले निकालिए, MB एंड MA, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का आप निकाल लीजिए 12 + 1 + 3 × 35.5,
ये आ जाएगा 119.5 ग्राम। इसको आप कीजिए 12 + 2 + 71 35.5 × 2 करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5 और ये 8 मीन्स 85 ग्राम। हम लोग मोल निकाल लेंगे, मीन्स Na निकाल लेंगे, Nb निकाल लेंगे एंड देन Na निकाल लेंगे। Nb हमारा क्या हो जाएगा Wb/Mb मीन्स 25.5 अपॉन 119.5 और हम Na निकाल लेंगे 40/85। ठीक है, जब हम इन वैल्यूज को निकालेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इसको करते हैं हम लोग, ये 40/85 हमारा आ जाएगा, डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं 4 0.47, यहां हम लोग डिवाइड करते हैं 1 टाइम 1195। ये तो वैल्यू 0 है, 10 8 सॉरी 2550, देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ देखिएगा ये मिस्टेक हो रहा है, इसको हम लोग करेंगे ये 2 टाइम्स, सॉरी 0.2 टाइम्स हमने किया 2390 0 1 0.21। ठीक है, ये अप्रॉक्स इतना आपको आया। आप लोग इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है, थोड़ा लेंदी होता है, आप इसको करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ, हम लोगों को XB और XA की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर कैलकुलेटिंग NB एंड Na, हम लोगों को क्या करना है, XB को कैलकुलेट करना है, दैट इज NB/Na + NB। और XA को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Na/Na + NB। ठीक है, या आपका XB अगर आ जाता है तो 1 - XB करिए, आपको XA आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को कहता है फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P आपको निकालना है, मीन्स PA स्टैंडर्ड XA + PB स्टैंडर्ड XB। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पे NB के जगह पे इसको एक डिजिट और तक करिएगा कैलकुलेशन, आप क्या होगा 0.21 + 0.21 डिवाइडेड बाय 0.21 + 0.47, यहाँ ये हो जाएगा 0.47 डिवाइडेड बाय 0.21 + 0.47। तो आप ऐसे XA और XB को कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस टू, मेरा टोटल वेपर प्रेशर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि PA स्टैंडर्ड इज ऑलरेडी गिवन। PA स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 415 और XA हमारा है 0.47 अपॉन 0.21 + 0.47, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और PB स्टैंडर्ड हमारा क्या है, दैट इज 200 × 0.21 डिवाइडेड बाय 0.21 + 0.47, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम आपको छोड़ रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल प्रेशर तो कैलकुलेट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बन गया। सेकेंड आपको कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द वेपर फेज,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग लिक्विड फेज की बात करते हैं तो लिक्विड फेज के केस में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन XB होता है NB अपॉन Na प्लस NB और XA होता है Na अपॉन Na प्लस NB। सो सिंपल, जो हम लोग 11th में पढ़े थे, 12th के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए। जब वेपर फेज में हम आएंगे ना, वेपर फेज में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे अगर आपको XB निकालना होगा तो दैट बिकम PB अपॉन P, और PB का मतलब हो गया PB स्टैंडर्ड XB अपॉन PA स्टैंडर्ड XA प्लस PB स्टैंडर्ड XB, या आप इसको सिंपली P लिखिए क्योंकि P तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। और XA अगर हमको निकालना होगा तो दैट बिकम पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाई टोटल प्रेशर, मीन्स PA स्टैंडर्ड XA अपॉन P। तो देखिए सिंपल है, आप लोगों ने P तो निकाला, फर्स्ट पार्ट में P हम लोगों ने कैलकुलेट किया, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वही ना निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो टोटल प्रेशर तो हमारा निकल गया। PB स्टैंडर्ड ये क्लोरोफॉर्म की पार्शियल प्रेशर है, मीन्स यहाँ पे आपको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, और XB हम लोगों ने निकाला है, XB हम लोगों ने तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए XB निकाला है, आप वहां XB की वैल्यू डाल दें और फिर यहाँ P की वैल्यू डाल दें, ठीक है। और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा वेपर फेज का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा सॉल्यूट का। और अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो हम लोग PA स्टैंडर्ड यहाँ हमारा क्या है 415 mm। X से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया और P हम लोगों ने टोटल प्रेशर निकाला, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये हमारा वेपर फेज का न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा। देखिए पूरे वैल्यूज को, पूरे डाटाज को यहाँ डाल के इसको सॉल्व करने में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी देखने में परेशानी होगी, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने पार्ट 1 इसका जो बनाया है उसमें XA भी निकाला है, XB भी निकाला है और PA स्टैंडर्ड और PB स्टैंडर्ड इज गिवन, ठीक है। और P हम लोगों ने उससे कैलकुलेट किया है, तो P कैलकुलेट होने के बाद P की वैल्यू डालिए, PB स्टैंडर्ड XB की वैल्यू डालिए, PA स्टैंडर्ड XA की वैल्यू डालिए, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही निकल जाएगा इन वेपर फेज। यहाँ आपको ये वाला नहीं अप्लाई करना है, यहाँ ये वेपर फेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इस सेशन को फिर इससे हम लोग एंड करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन से। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, नॉन वॉलेटाइल। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है या फिर दोनों कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल। तो ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, इस तरह के सॉलिड कंपोनेंट होंगे तो दे आर नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब डाला गया तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू PA स्टैंडर्ड XA या PA स्टैंडर्ड माइनस P बाई PA स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB या PA स्टैंडर्ड माइनस P बाई P इज इक्वल्स टू NB बाई Na। ऑल द थ्री आर सेम, तीनों ही फॉर्मूला नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए सेम है। आप कोई भी अप्लाई कीजिए, आप डाटा देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप सॉल्व, उसी के थ्रू इसको बना लीजिए। क्या कह रहा है, इज मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मीन्स WB इज 10 ग्राम इन 90 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स WA इज 90 ग्राम। अब हम इसका MB निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दिस इज अ कॉमन कंपाउंड, 180 ग्राम इसका आएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। और MA 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 6 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, आप इसको सॉल्व करेंगे ना आपको 180 आ जाएगा। MA आप वाटर का निकालेंगे दैट इज 18 ग्राम, ठीक है। तो आपका NB आ जाएगा दैट इज 10/90 और गड़बड़, दिस इज
MB, WA। तो अब हमारा NB कैलकुलेट हो जाएगा, वो हो जाएगा WB अपॉन MB मीन्स 10 अपॉन 180, और NA हो जाएगा दैट बिकम WA बाई MA मीन्स 90 अपॉन 80। ठीक है, WB is glucose which is 10 gram, MB is the molar mass of glucose that is 180 gram, WA is water mass of water that is 90 gram and MA is the molar mass of water that is 18 gram। ये कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या और क्या गिवन है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मीन्स PA स्टैंडर्ड इज गिवन दैट इज 32.8 mm of Hg, तो व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपको PA स्टैंडर्ड पता है, यानी ये PA स्टैंडर्ड आपको पता है, तो आप x से निकाल लीजिए ना। और अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं तो PA स्टैंडर्ड आपको पता है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मींस P कैलकुलेट करना है, NB और NA हमारे यहाँ आ चुका है। तो आप इसको भी अप्लाई करेंगे तो भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इसको भी करेंगे तो भी बनेगा। तो हम लोग इसको ही कर लेते हैं। चलिए XA निकाल लेते हैं। X से क्या होता है, NA अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, यहाँ पे हमारा NA कितना आया है 5, ठीक है, और NA 5 और प्लस NB 1/18, ये हमारा X से आ गया। और PA स्टैंडर्ड इज गिवन दैट इज 32.8, तो हमारा P क्या हो जाएगा, PA स्टैंडर्ड इंटू XA। ठीक है, 5 प्लस 1/18 अगर हम लोग करेंगे 18, 90 प्लस 1 90, 1/18 दिस इज 90, 5 अपॉन 90 1/18। ठीक है, अब इस 18 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। P बिकम PA स्टैंडर्ड हमारा कितना दिया हुआ है, PA स्टैंडर्ड इज 32.8 इंटू, अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे 18 इंटू 5 अपॉन 91, इसको सॉल्व करेंगे mmHg में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, और आप चाहे तो फिर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं। PA स्टैंडर्ड आपकी हो गई 32.8, P इज टू बी कैलकुलेटेड, NB आपने यहाँ निकाल लिया, NA आपने यहाँ निकाल लिया, आप वैल्यूज डालिए, आप बना लीजिए। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा क्योंकि NA और NB यहाँ पे दोनों का सम करो, यहाँ फिर उसके बाद बनाओ, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ही कर लेते हैं। ये भी, इसमें भी वही काम करना है, तो आप जो फॉर्मूला आपके दिमाग में रखे, बिकॉज ये और ये तीनों सेम ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी अप्लाई कर देंगे आपका न्यूमेरिकल का आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से आज आपका राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हुआ। कल हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे और एजियोट्रॉप्स के कॉन्सेप्ट को अगर कर पाए, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में होगा हमारा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है क्लास और वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। न्यूमेरिकल में अगर कोई डाउट होगी आप चैट बॉक्स में डालेंगे, आपको और भी 2-4 न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाएंगे। और कल टेलीग्राम ग्रुप पे इस राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड आपका क्विज होने वाला है, सो प्लीज ज्वाइन द क्विज और आप लोग क्वेश्चंस को करते रहें कंटिन्यूअसली। ओके, थैंक यू, बाय।